बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा सा जायज़ा ले लिया जाए भारत की बेचैनी के बारे में। अफ़गानिस्तान के बदलते हुए हालात, उनका कुछ इम्पेक्ट उनकी सोच पे आ रहा है भारत की, और जो मीडिया में तलातम नज़र आता है, मीडिया में जो परेशानी और जो जिस तरह की बातें हो रही हैं वो देखने में, सुनने में बहुत अजीब लगती है इस लिहाज से कि यूं लगता है जैसे भारत किसी सदमे से गुजर रहा है। भारत के का बड़ी सीधी सी बात है, भारत का अफ़गानिस्तान के साथ कोई बॉर्डर नहीं मिलता, कोई सच कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं था जहां ये देखा जाए या ये सोचा जाए कि भारत जो है वो अफ़गानिस्तान के लिए कुर्बान होता जाएगा। ऐसी हमसायगिरी भी नहीं थी। लेकिन फिर हमने देखा कि भारत अफ़गानिस्तान पे बेपनाह मेहरबान था, पैसा भी लगा रहा था और वक्त भी लगा रहा था और आना जाना बहुत कुछ था वहाँ पे। अफ़गानिस्तान एक मुसलमान मुल्क है और आप अगर देखें तो भारत में मुसलमानों के जो हालात हैं वो काबिल रहम है। जितना बुरा सलूक भारत में मुसलमानों के साथ होता है और हिंदू मेजॉरिटी जिस तरह मुसलमानों को सड़कों पे कत्ल करती है, जैसे लिंचिंग होती है गाय के नाम पे, या और भी जो दर्द के साथ होता है वो मुसलमानों के साथ भी होता है। तो इन हालात में भारत को एक मुसलमान मुल्क अफ़गानिस्तान से ऐसी मोहब्बत क्यों जागी? ये लाजमी बात है, हमें समझ लगती कोई ऐसी बात नहीं। ये पाकिस्तान दुश्मनी है जो भारत को अफ़गानिस्तान में लेके आई, और चूंकि वहाँ पे एक करप्ट हुकूमत जिसको पैसा खिला के भारत उनसे हर तरह के काम करवा रहा था, और फिर वो एनडीएस और नॉर्दर्न अलायंस के लोग जिनको जाके भारत में ट्रेनिंग दी, उनकी एक ब्रेन वॉशिंग की, उनको दबा के इस्तेमाल किया, और इस तरह भारत को एक खुली छुट्टी थी जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो वहाँ से हर तरह की दहशतगर्दी करवा रहा था। भारत चूँकि एक बुनियादी तौर पे दहशतगर्द मुल्क है जो कि रियासती पॉलिसी के तहत दहशतगर्दी करवाता है, इसलिए उसको इस चीज़ में आर नहीं। उसने खित्ते के मुल्कों में, आपको पता है श्रीलंका में कितनी दहशतगर्दी कराई, कश्मीर में आज दिन तक रियासती दहशतगर्दी हो रही है, और यहाँ अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में बहुत कराई गई। अब हुआ ये है कि जो सफ़े मातम बिछी वो इसलिए कि अमेरिका वहाँ से अचानक निकल गया। अमेरिका के जाने से यूँ लगता है कि भारत अफ़गानिस्तान में यतीम होकर रह गया है। वो बिल्कुल वो यतीमी वाला रोना हमें नज़र आता है। और यूँ लगता है कि भारत इस तरह तनहा छोड़ दिया गया है कि यूं जैसे बेआसरा कोई शख्स होता है। अब इसके लिए भारत का वावेला जो है वो एक लिहाज से जायज़ है क्योंकि उनके मफादात तो मारे गए। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका की भी एक तारीख़ है। अमेरिका तो हमेशा मैदान छोड़ के भागा है। जब वो मैदान में कूदता है उस वक्त बड़े जोश व खरोश से, उस वक्त यूँ लगता है कि ये दुनिया को तहस नहस कर देंगे। हमने भी साथ दिया और भी दुनिया साथ देती है, और भारत तो उनकी गोद में जाके बैठा, छतरी के नीचे बैठ के उनकी तो तबाही मचाता रहा, पाकिस्तान के अंदर सारी कार्रवाइयाँ करते रहिए। तो ये तो दिन आना ही आना था। अमेरिका की एक तारीख है, आप पीछे देख लें जब भी, और अभी दिन आने हैं। अभी जो क्वाड बनी है, अभी आप उसमें देखना है आपने कि भारत को एक फ्रंट लाइन स्टेट बना के सामने रख के, क्योंकि भारत के अलावा किसी और की सरहदें तो मिलती नहीं हैं, सो भारत को वहाँ लड़वाया जाएगा, और एक वक्त आएगा कि अमेरिका वहाँ से भी तनहा छोड़ के बाकियों को तो वो निकल जाएगा। अगर उसने देखा कि उसके अपने ऊपर कोई तबाही आने के चांसेस हैं तो वो छोड़ छाड़ के निकल जाएगा, और जो यहाँ पे खमियाजा है वो भारत भुगतता रहेगा। अब वहाँ पे उनके जो पुराने शाम सरन साहब जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये अब पाकिस्तान उसको दहशतगर्दी का अड्डा बना लेगा अफ़गानिस्तान को, और भारत निशाने पे होगा। ये उनकी नासमझी है, और वो पाकिस्तान दुश्मनी में ये बात कर रहे हैं। पाकिस्तान इंशाल्लाह वहाँ कुछ नहीं करेगा ऐसा। पाकिस्तान का सारा फोकस अब जियो इकनॉमिक्स की तरफ है। हम कनेक्टिविटी लेंगे, हम सेंट्रल एशिया की तरफ जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि इकॉनमी और तजारत से सारा खित्ता फ़ायदा उठाए।
और अगर भारत के साथ कश्मीर वगैरह का मसला हल हो गया तो कश्मीर भारत को भी कहेंगे कि आप भी इससे फ़ायदा उठाएं, लेकिन उसके चांसेस फिलहाल तो नज़र नहीं आते। शाम सरन साहब ने यह भी उनको मशवरा दिया अपनी हुकूमत को कि आप खुफिया तौर पे क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस करें और तालिबान के ख़िलाफ़ ये ऑपरेशंस करें और अफगान हुकूमत को मदद करें। वो भारत पहले भी कर रहा था, अब भी कुछ करेगा, लेकिन ये काम सारे अमेरिका ने भी करके देखे हैं। सारी दुनिया जो अफगानिस्तान में आती है वो ये कर आके देखते ही रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ गलत सोच है कि खाम ख्याली है। अब जो कुछ हो रहा है अफ़गानिस्तान में ये तो नज़र आ रहा है ये होना ही था। अमेरिका, हमारी भी ख्वाहिश थी कि अमेरिका इस तरह ना निकले। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की, अमेरिका को कहा, मशवरा दिया कि ये एक ज़िम्मेदाराना रवैया आपको चाहिए, क्योंकि आप जहाँ पे 20 साल रहे, तबाही आपने मचाई, लाखों इंसान मार दिए, अब कम से कम निकलने से पहले इस मुल्क में अमन कायम करके जाएं। और अमन का यही था कि वो इनके आपस में कामयाब मुज़ाकरात करवा के तो फिर जाते। लेकिन अमेरिका ने वही अपनी तारीख दोहराई और वो जिस काम में माहिर थे वही उन्होंने किया कि बिल आखिर किसी की नहीं सुनी। बल्कि अब जब अशरफ गनी और अब्दुल्ला जाके मिले वहाँ पे जो बाइडन साहब को, तो जो बाइडन ने उनको साफ 2 टके का जवाब दे दिया। उनको कहा कि जाओ, ये अब अफगानियों का काम है, जाके खुद इस मामले को तय करें। अब चीज़ ये कि भारत को भी खुद सोचना होगा कि उसके अपने मामला जो हैं वो अब क्या बेहतरी की तरफ वो ले जा सकते हैं। और बेहतरी क्या है? बेहतरी ये है कि आप दहशतगर्दी की पॉलिसी छोड़ें, जियो इकनॉमिक्स की तरफ आएँ, आके अपने भी मुल्क का तरक्की करें। अब जो हालात हैं वहाँ पे मोदी के दौरे हुकूमत में इतनी गलत हैंडलिंग हुई है कोविड-19 के इशू की, जिसकी वजह से वहाँ पे हज़ारों लोग मारे गए और उसकी वजह से कारोबार भी तबाह हुए। जो सत्यानाश भारत का हुआ वो दुनिया पूरी हैरान है कि ये ठीक ठाक मुल्क था, इन्होंने किया क्या अपने मुल्क के साथ। और इसी तरह फिर एक नाकामियों की लंबी फहरिस्त है। अगर आप देखें, इकॉनमी का बुरा हाल, बेरोज़गारी वगैरह वहाँ पे है। ये तो जब से डिमोनेटाइजेशन की थी मोदी ने, उस वक्त से इकॉनमी की बर्बादी शुरू हो गई थी। अब इन नाकामियों की फहरिस्त में जो सिक्योरिटी से रिलेटेड नाकामियाँ हैं, मैं अगर उनकी बात करूँ तो यूँ लगता है कि अजीत दोवल इस मुल्क को ले बैठा है। अजीत दोवल एक बुनियादी तौर पे एक साजिशी और आप कह लीजिए कि एक ऐसा जहन है जो कि तबाहकारी की तरफ माइल है। कंस्ट्रक्टिव सोच उस आदमी की भी नहीं है, जिसकी वजह से वो मोदी को भी पसंद था अपनी इन करतूतों की वजह से, और मोदी ने उसको सर पे बिठाए रखा और नाकामियाँ ही नाकामियाँ पल्ले बांध दी अपने मुल्क के। आप देखिए कि कितने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उन्होंने करवाए और अजीत दोवल ऑन बोर्ड था। पाकिस्तान ने, हमें जब पता चला था कि ये एक ऑपरेशन, जब हम पठानकोट के मामले में तहकीकात कर रहे थे तो हमें पता चला था कि अब एक वाक़या गुजरात में होने वाला, तो हमने इनको इत्तला दी कि उसमें अगर हम मुलव्वस होते हम कभी बताते। हमने बताया कि उसमें 10 लोग जो हैं वो इस्तेमाल होंगे, उनमें से 6 के नाम ये हैं, तो ये चुप कर गए, क्योंकि इनके ही रॉ का वो सेक्शन जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाता है उसको पता था, नामों का उनको पता था, उन्होंने रोक लिए। लेकिन हमें इनके जो हमने एजेंट पकड़े भावलपुर से भारत के, उनसे हमें पता चला था कि ये काम हो रहा है। वो उनको जो भारत के एजेंट पकड़े थे उनको नेचुरली सजाएं वगैरह हुई। तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नाकाम हुए, उसके नतीजे में कुछ अपने लोग भी मरवा लिए, ख़ासतौर पर पुलवामा में। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा 0। यानी आप जो हासिल करना चाहते थे कि दुनिया में पाकिस्तान को एक टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्री बताया जाए, फिर पाकिस्तान आइसोलेट हो, वो ना हो सका। पाकिस्तान आइसोलेट ना हुआ और इसी तरह बिल आखिर भारत को अपनी आइसोलेशन का सामना करना पड़ा। अजीत दोवल ने, आप देखिए कि बिपिन रावत उनके उनके इलाके के, गांव के आदमी थे या उनके शहर के, उनका ताल्लुक़ था उससे। एक आदमी जो इस काबिल नहीं था कि उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाए, उसको बनाया, और ये अजीत दोवल की कारस्तानी थी, उसी की कार्रवाई थी। और फिर आप देखिए कि उस शख्स की नाकामियाँ देखिए। वो यहाँ तक कि ना सिर्फ चाइना के सामने पसपाई, जिसका इनको पता ही नहीं चला,
इलाका भी हाथ से गया, और बाद में अजीत डोभाल की सरपरस्ती में जो मुज़ाकरात हुए उसमें भी पसपाई, चाइना को अपर हैंड रहा। ये चीज़ें सारी इसी वजह से कि आपने एक, और फिर ये भी आप देख लीजिए कि इन हजरात के, बिपिन रावत वगैरह ये जो लोग हैं, ये भारतीय सिपाहियों के खून से रंगे हुए हैं इनके हाथ, और ये पीछे जो कार फरमा है हजरत, इनको बचाने वाले, शख्स को प्रोटेक्ट करने वाले, वो अजीत डोभाल हैं। फिर ईरान में चाबहार का देख लीजिए, चाबहार से कलभूषण हमने पकड़ा, इनका इंटेलिजेंस नेटवर्क कंप्रोमाइज़ हो गया वहाँ पे, और फिर जो इन्होंने चाबहार बंदरगाह, रोड लिंक और ये वो करना था, वो धड़ाम नीचे आ गया। पता नहीं जी डोभाल साहब वहाँ पे कोई 1.5-2 बिलियन डॉलर तो डुबो बैठे होंगे, और ये सारा नुकसान जो है वो नेचुरली भारत के अवाम को भुगतना होगा। इसी तरह अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल थी, बहुत अरसा पहले ये चीज़, यानी एक पॉलिसी में तब्दीली रशिया ने और ईरान ने कर ली थी कि उन्होंने तालिबान के साथ अपने मामला सीधे किए, लेकिन भारत पाकिस्तान दुश्मनी में एक रास्ता लेके चलता रहा, और वो रास्ता जो था वो NDS अजीत डोभाल जो नेक्सस था उसकी वजह से नतीजा ये कि पाकिस्तान को तो कुछ नुकसान पहुंचा, लेकिन आज 3 अरब डॉलर जो है वो भारत का डूबता नजर आ रहा है, क्योंकि वो रास्ता जो था वो एक ऐसी डायरेक्शन में ले गया जो अफगानिस्तान में कामयाब नहीं है। तो उससे भी आप देख लीजिए कि ये कैसी बड़ी पॉलिसी की नाकामी है। अब अजीत डोभाल मजीद इनको आगे लेके ख्वार करेंगे, तबाह करेंगे, वो ये कि मेरा अपना अंदाज़ा है कि वो भारत को इस काम में, जैसे कि भी अफ़गानिस्तान चाह रहा है कि भारत मिलिट्री हेल्प करे, उनकी मदद करे, तो उसमें हो सकता है कि ये फ़ौजी मदाखलत करने की कोशिश करें। उससे भारत मज़ीद अपनी लाशें वाशें उठाएगा, मज़ीद नुकसान करेगा। ये पॉसिबिलिटी भी मौजूद है, क्योंकि जिस तरह की जहनीत है अजीत डोभाल की, वो लगता यही है कि इनको मज़ीद मरवाएगा। सो वो तो अशरफ गनी को इन्होंने कुछ ना कुछ मदद देनी है, अगर असला वसला खाली देते रहें तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर फिज़िकल इंटरवेंशन हुई तो वो बहुत बड़ा इनको नुकसान होगा। उसमें उसके अलावा जो ये कर सकते हैं कि ये वहाँ पे इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन वगैरह कोई इस तरह का सेटअप करने की कोशिश करें, लेकिन उसके भी कामयाब होने के चांसेस कम हैं। वो आप देखिए कि ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइना, इन यानी उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में इनका असर रसूख था। इन्होंने एक बेस भी लिया हुआ था वहाँ पे। आज वहाँ पे चाइना का असर रसूख बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान का बहुत है। पाकिस्तान की उनके साथ कई एग्रीमेंट्स हुए हैं, और नतीजा ये है कि भारत जो उस बेस को कहीं इस्तेमाल करता था, वो भी लगता है कि अब मुमकिन नहीं होगा कि वहाँ से वो अफ़गानिस्तान में कोई मदाखलत या कोई सबवर्सिव एक्टिविटी कर सके। उसके पकड़े जाने के चांसेस हैं। रह गई एक चॉइस, और वो है नॉर्दर्न अलायंस। लेकिन नॉर्दर्न अलायंस जो शाह मसूद के वक्त में ताकतवर थी, वो आज वो नहीं है। उसका बेटा वो क्रिस्मेटिक नहीं है, वो गोके उसको आगे लगाया हुआ है, वो तैयार हो रहा है, और वो करेगा कुछ न कुछ इनके लिए। और भारत की ये कोशिश होगी कि कोई ऐसा इलाका नॉर्दर्न अलायंस का पोर्शन मिल जाए जहाँ पे टेररिस्ट वगैरह रखे जा सकें, और वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किए जाएं। लेकिन ये भी चीज़ जो है वो पहले की तरह कामयाब नहीं होगी, और पाकिस्तान इसके लिए तैयार है। पाकिस्तान इसको अच्छी तरह निपटा देगा। एक वक्त था जब ये स्ट्रेटजी कामयाब थी, इसलिए कि रूस, ईरान भारत के साथ शामिल थे तालिबान के ख़िलाफ़, और वो नॉर्दर्न अलायंस की मदद करते थे। लेकिन वो चैप्टर क्लोज हो गया, और आज सूरत हाल ये है कि ईरान और रशिया दोनों तालिबान को सपोर्ट भी करते हैं, और उनको तालिबान की तरफ से यकीन दहानी भी है कि दाइश वगैरह के जो ग्रुप्स हैं वो उनके मुल्क में आके कार्रवाई नहीं करेंगे, उनको नहीं करने दिया जाएगा। और अफ़गान सरजमीन पे अगर उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की अफ़गान सरजमीन से, तो उनका कला कमा किया जाएगा। इस लिहाज से भी मैं समझता हूँ कि ईरान और रशिया लगातार तालिबान के साथ हमायत अपनी जारी रखेंगे। और रही बात ये कि चाइना में एक तब्दीली है। चाइना अब अपने आप को असर्ट कर रहा है दुनिया में। उसने बहुत, उनको अमरीकनों ने मजबूर किया है कि वो ये रास्ता इख्तियार करें। और दासू में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, उसमें वो कि किसी ने कोई कबूल नहीं की जिम्मेदारी, लेकिन उसके फुटप्रिंट्स जो हैं, जो इशारे हैं, वो भारत की तरफ जाते हैं।
और हो सकता है कि उसमें CIA वगैरह भी मुलव्वस हो, लेकिन जो भारत की तरफ इशारे जाते हैं उससे आप ये यकीन कर लें कि चाइना अब भारत को इस चीज़ का बदला चुका के ही दम लेगा। चाइनीज़ ने इस मामले में बहुत ज़्यादा पहले सब्र किया है, कराची कौंसल खाने पे भी हमला हुआ था, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि उनका भी सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और उन्होंने ये वार्निंग दी है कि अब उस दुश्मन को जो ये काम कर रहा है उसको वो 1000 किलोमीटर हमसे दूर हो, 2000 हो, जितना भी हो, हम उसको ज़रूर सजा देंगे। उस दुश्मन को इसकी कीमत चुकाना होगी। तो मेरा ख्याल है कि जब तक अजीत दोवल भारत के साथ है, भारत मुख्तलिफ़ जगहों पे कीमत चुकाता रहेगा। आगे भारत की मर्ज़ी। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।